Hello dear students, I hope and pray all well at your end. तो आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक में से अगला पाठ अर्थात पाठ 3 परीक्षा पढ़ेंगे। परीक्षा मीन्स टेस्ट। इस शब्द से तो आप भली भांति परिचित ही हैं। यह कहानी हिंदी के कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। आइए पहले उनके विषय में जानें। पृष्ठ संख्या 28। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। अंग्रेज सरकार के हस्तक्षेप के कारण उन्होंने पहले नवाब राय फिर प्रेमचंद के नाम से लिखना प्रारंभ किया। वे महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित थे। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। 300 से अधिक कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। उनके द्वारा लिखित नाटक हैं करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी। उनके प्रमुख उपन्यासों में सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, मंगलसूत्र, अपूर्ण शामिल हैं। प्रेमचंद के निबंध विविध प्रसंग नाम से 3 भागों में प्रकाशित हुए हैं। उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को हुई थी। तो अब हम इस कहानी का परिचय पढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 24। पाठ 3 परीक्षा। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से मनुष्य के मानवीय गुणों को उभारा गया है। दीवान पद बच्चों, मुगल कालीन शासन व्यवस्था में सबसे बड़े अधिकारी को दीवान कहा जाता था। यू कैन से अ बिग ऑफिसर इन मिनिस्ट्री। तो दीवान पद के सभी उम्मीदवार मतलब कैंडिडेट्स अपने गुणों को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे थे, परंतु सुजान सिंह ने दिखावे या आडंबर के इस वातावरण में एक ऐसे सच्चे एवं योग्य युवक को दीवान पद का अधिकारी चुना जिसके हृदय में गरीबों के प्रति सच्ची दया, करुणा, सहयोग और परोपकार की भावना थी। आगे है विल्सन का कथन। सच्चा प्रयास कभी निष्फल नहीं होता है। इट मीन्स ट्रू एफर्ट नेवर फेल्स। सो जिंदगी में जो भी हासिल करना चाहो उसे पाने की जी जान से कोशिश करो। यू विल श्योरली अचीव योर डिजायर्ड गोल। तो अब हम कहानी प्रारंभ करते हैं। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सुजान सिंह बूढ़े हुए तो उन्हें परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से उन्होंने विनय की मतलब प्रार्थना की। दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की। अब कुछ दिन परमात्मा की भी सेवा करने की आज्ञा चाहता हूँ। दूसरे, अब अवस्था भी ढल गई मतलब मैं बूढ़ा हो गया। राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रह गई। कहीं भूल चूक हो जाए मतलब कोई गलती हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे। सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए मतलब नेक नामी मतलब जो जिंदगी भर मैंने अच्छे काम करके अच्छा नाम कमाया है सब मिट्टी में मिल जाएगा। राजा साहब अपने अनुभवशील और नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ना माने तो हारकर उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान उन्हीं को खोजना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में यह विज्ञापन निकला मतलब एडवर्टाइजमेंट। देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है। जो सज्जन अपने को इसके योग्य समझें वे वर्तमान दीवान
सरदार सुजान सिंह को की सेवा में उपस्थित हों। यह ज़रूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हों, मगर उनका हृष्ट-पुष्ट होना आवश्यक है। हृष्ट-पुष्ट मतलब तंदुरुस्त, स्वस्थ। मंदाग्नि के मरीजों, मंदाग्नि मतलब जिनका पाचन खराब है, के मरीजों को यहाँ तक आकर कष्ट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आचार विचार मतलब एथिक्स, यू कैन से मैनर्स की परख की जाएगी। विद्या कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। मतलब हम उनकी डिग्रीज, उनकी एजुकेशन को इतना नहीं गौर करेंगे, मतलब उसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करेंगे। क्या करेंगे, उनके कर्तव्य को, कि कितने ड्यूटीफुल हैं, उनको हम उस पर अधिक ध्यान देंगे। जो महाशय इस परीक्षा में खरे उतरेंगे वे ही इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे, मतलब उसको ही सिलेक्ट किया जाएगा। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल मचा दी। मुल्क मतलब कंट्री, देश। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं। यहाँ पे कैद का मतलब मीन्स कंडीशन, यू कैन से, मतलब कोई कंडीशन नहीं है, जस्ट अच्छा आपके पास आचार विचार रहन सहन अच्छा होना चाहिए, डिग्रीज वगैरह हो ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल नसीब का खेल है। इट मीन्स कि यदि जिसके भाग्य में होगा उसी को यह पदवी मिलेगी। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल पड़े। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता, मतलब बहुत रश होता, बहुत सारे कैंडिडेट्स आ रहे थे वहाँ। कोई पंजाब से चला आ रहा था, कोई मद्रास से, कोई मद्रास मतलब चेन्नई, अब आजकल इसको चेन्नई कहते, पर जब ये कहानी लिखी तब मद्रास ही कहा जाता था। कोई नए फैशन का प्रेमी था, तो कोई पुरानी सादगी पर मिटता था। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। बेचारे सनद के नाम, सनद मतलब डिग्री, के नाम को रोया करते थे। मतलब वो सोचते थे कि हमारे पास तो कोई डिग्री नहीं है, पर अब तो इस रैंक के लिए, जो अब दीवान का जो पद है उसके लिए तो डिग्रीज के लिए उन्होंने कोई कंडीशन रखी ही नहीं है, तो यहाँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इसलिए मौलवी और पंडित भी यहाँ पर अपना भाग्य आजमा सकते थे। रंगीन तमगे, तमगे मतलब मेडल्स, चोगे और नाना प्रकार के अंगरखे, अंगरखे मतलब जो जैसे शोल्डर पे कई कपड़ा डालते हैं पंडित वगैरह या कोई भी, तो और कंटोप होता है जो ऐसी टोपी जो कानों को भी कवर करे। देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगे, मतलब हर कोई अपने गेटअप में वहाँ पहुँचने लगा। क्योंकि सनद की कैद ना होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका ही रहता है। तो सनद, जैसे मैंने पहले भी बताया, मीन्स डिग्रीज, कि चाहे डिग्रीज नहीं चाहिए पर फिर भी जिनके पास थी वो तो उनको शो करेंगे ना कि हमारे पास तो ये डिग्रीज भी हैं, तो इससे उनका मतलब सनद की कैद ना होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका ही रहता है, मतलब सब कुछ कवर हो जाता है सनद से। मतलब डिग्री है तो कई बार उसको भी कंसीडर कर लिया जाता है, और क्वालिटीज़ हो ना हो। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों मतलब जेंटलमैन के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए रोज़ेदार मुसलमानों की तरह महीने के दिन गिना करते थे। रोज़ेदार मुसलमान मतलब जैसे कि जब रोज़े के दिन होते हैं, आपको पता है ना, जो मुस्लिम हैं वो रोज़े रखते हैं रमज़ान के दिनों में, रमज़ान जिसको बोलते हैं, तो 30 दिन के रोज़े रखते हैं। तो रोज़ एक एक दिन को जब एक रोज़ा उनका ख़त्म हो जाता है तो काउंट करते हैं कि अब 29 बचे हैं या ऐसे, तो एक एक दिन रोज़ वो काउंट करते हैं कि कितने रोज़े रह गए। इसी प्रकार ये लोग भी, इनको भी एक महीने के लिए मतलब इनकी टेस्टिंग की जानी थी कि कैसे लोग हैं। तो वो एक दिन जब बीत जाता था वो भी काउंट करते थे कि एक दिन कम हो गया, चलो अब 29 डेज रह गए, अब 28 डेज रह गए हमारी परीक्षा के। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार
अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। मतलब अब यहाँ पर सब एक्टिंग कर रहे थे कि मैं सबसे बेस्ट अपने आप को शो करूँ, जितना उनके पास बुद्धि थी उसके अकॉर्डिंगली वो अपने आप को दी बेस्ट दिखाने के लिए अपने पूरे एफर्ट्स कर रहे थे। मिस्टर अ मीन्स समबडी ABC लाइक दैट, नाम नहीं उन्होंने लिखा, अ ब क लाइक जैसे हम बोलते हैं ABC, तो मिस XYZ यू कैन से। तो मिस्टर दिन के 9 बजे तक सोया करते थे, लेकिन आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे। मतलब इन रूटीन तो वो लेट उठते थे, पर आज अपने आप को शो करने के लिए कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बड़े नियम से काम करता हूँ, तो सुबह ही उठकर उषा मतलब सुबह ही उठकर बगीचे में टहल रहे थे। मिस्टर ब को हुक्का पीने की लत थी, पर आजकल वे बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में हुक्का पीते थे। मिस्टर स द और ज से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था। मतलब अपने नौकरों के साथ वो अच्छे ढंग से बात नहीं करते थे। लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। मतलब आजकल उनको साथ भी बड़े अच्छे ढंग से बात कर रहे थे। महाशय क नास्तिक थे। नास्तिक मतलब भगवान को ना मानने वाले। हक्सले के उपासक। हक्सले अ ब्रिटिश राइटर एंड फिलोसोफर, ऐसी उन्होंने रैंडमली नाम लिया है। मगर आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को पदच्युत हो जाने की आशंका लगी रहती। मतलब जो ये महाशय हैं बिल्कुल नास्तिक थे, भगवान को नहीं मानने वाले, पर आजकल तो इतनी वो धर्मनिष्ठा मतलब इतनी पूजा पाठ कर रहे थे कि जो पुजारी भी आ जाए उसको लगे कि मेरी पद को, मेरे पोस्ट को अब खतरा हो जाएगा, इसके कारण ये तो बड़ा धर्मनिष्ठ बंदा है। एक्टिंग मतलब हो रही थी सबकी। मिस्टर ल को किताबों से घृणा थी। मतलब वो बुक्स पढ़ना नहीं पसंद करते थे, परंतु आजकल बड़े बड़े धर्म ग्रंथ पढ़ने में डूबे रहते थे। सब शो ऑफ कर रहे थे। जिससे भी बातचीत कीजिए वही नम्रता और सदाचार का देवता मालूम होता था। मतलब वेरी हम्बल एंड पोलाइट। शर्मा जी बड़ी रात से ही वेद मंत्र पढ़ने लगते थे और मौलवियों को नमाज तलावत के सिवा और कोई काम ही नहीं था। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो फिर कौन पूछता है। मतलब सब ये सोचकर ये सब ड्रामा कर रहे थे कि 30 डेज के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा, एक बार सिलेक्ट हो गए फिर कौन पूछेगा, फिर हम जो रूटीन में करते थे वही करेंगे। ये सब एक्टिंग तो थोड़े दिन की बात है। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा देख रहा था। बूढ़ा जौहरी क्या होता है, जो जैसे हीरे या कोई भी जो कॉस्टली रत्न हैं, जेम्स हैं, उनकी जो परख रखने वाला व्यापारी होता है। मतलब वो परख रखता है कि कौन सा असली है और कौन सा नकली है। जो ये परख रख सकता है उसको जौहरी कहते हैं। तो यहाँ पर जौहरी कौन है, ये बूढ़ा जौहरी कौन है, वो सुजान सिंह, जिसने कि सिलेक्ट करना है द बेस्ट दीवान ना। तो वो भी उसको भी यहाँ पर लेखक ने उसकी जौहरी से तुलना की है कि उसको वो पर बड़ी आड़ में बैठा था कि वो टेस्ट कर रहा था कि असली हीरा कौन है, नकली हीरा कौन है, मतलब असली इंसान कौन है जो जिसको कि इस पोस्ट के लिए हम चुनेंगे, जो बेस्ट है, जो सच में अच्छा है, जो एक्टिंग नहीं कर रहा। तो वो बड़े आड़ में बैठा देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा है। कि आपको पता है बगुला और जो हंस है दिखने में वाइट एक जैसे ही दिखते हैं, पर जो बगुला है वो सरोवर के किनारे बैठकर मछलियों को चुगता है। मतलब उनकी आंख बंद करके, एक आंख बंद करके बैठा रहता है, जब कोई मछली किनारे के पास आती तो उसको झट से झपट लेता है। पर जो हंस है वो हमेशा मोती चुनता है। वो सरोवर से या समुद्र से केवल मोती को की तलाश में रहता है। तो दिखने में तो सब मनुष्य हैं, वो भी सब कैंडिडेट्स एक जैसे ही हैं, पर असल में कौन अच्छा इंसान है उसकी तलाश में वो सुजान सिंह थे। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। मतलब जो ऐसे ही आजकल के यंगस्टर्स हैं, उन्होंने कहा चलो ऐसे ही बैठे बैठे बोर हो रहे हैं तो हॉकी खेलते हैं। यह प्रस्ताव हॉकी के मंझे
खिलाड़ियों ने पेश किया। तो उन कैंडिडेट्स में से मे बी कुछ अच्छे प्लेयर्स भी थे हॉकी के, तो उन्होंने कहा कि हमें तो गेम आती, चलो ऐसे ही फ्रेंडली मैच लगाते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो ये मैच हो जाए हॉकी का। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा रखें कि हमारे पास ये क्वालिटी है तो हम इसे क्यों छुपाएं। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। तो वो कहेंगे वाह बड़ा अच्छा गेम खेलने वाले ये लोग, तो हो सकता है ऐसे ही हम सेलेक्ट हो जाएं। चलिए तय हो गया, कोर्ट बन गए, खेल शुरू हुआ और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी। अप्रेंटिस इंग्लिश वर्ड ही है जिसको कहते हैं कि जो न्यू कमर कैसे जो अभी काम सीख रहा होता है, तो उसको ऑफिस में क्या करते हैं जो सीनियर होते हैं वो उसको कहते हैं जा तू ये काम कर ले, जा तू वो काम कर ले, उसको इधर उधर भेजते रहते हैं क्योंकि अभी वो सीख ही रहा है हर काम को। तो इसलिए उसी की तरह जो बॉल थी कभी उसको कोई एक ठोकर मारता था, कोई दूसरी ठोकर मारता था। रियासत देवगढ़ में यह खेल बहुत निराला था, बिल्कुल निराला था, मतलब अनोखा। पढ़े लिखे भले मानुस तो शतरंज और ताश, शतरंज मतलब चेस और ताश मतलब कार्ड्स, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल तो बच्चों के खेल समझे जाते थे। तो वहाँ पे लोग जो रियासत के लोग थे वो तो सोचते थे कि ये जो उछल कूद के दौड़ने वाले गेम्स हैं ये तो बच्चों की खेलने हैं, जो पढ़े लिखे बड़े लोग हैं भले लोग हैं वो तो शतरंज और ताश ही खेलते हैं। खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद लेकर तेजी से उठते तो ऐसा जान पड़ता था कोई लहर बढ़ती चली जाती। तो आपने हॉकी का मैच देखा होगा कि जब जो प्लेयर्स जो अपनी गोल तक ले जाने के लिए बॉल को पूरी टीम गोल की तरफ बढ़ती है तो ऐसा लगता है एक वेव की तरह, एक वेव लगती है जैसे वेव गोल की तरफ बढ़ती जा रही है। लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस प्रकार रोक लेते थे मानो लोहे की दीवार हो। तो वो जो लोहे की दीवार हो ये भी आपने देखा होगा कि वो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं कि गोल ना हो पाए। संध्या तक यह धूमधाम रही, तो शाम तक गेम चलती रही। लोग पसीने से तर हो गए, खून की गर्मी आंखों और चेहरे से झलक रही थी। हाँफते हाँफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय ना हो सका, मतलब मैच ड्रॉ हो गया। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से ज़रा दूर हटकर एक नाला था। नाला जो जिसमें से पानी बहता है ना, ऐसे ही यू कैन से चैनल। तो उस पर कोई पुल ना था, उस नाले से कोई ऊपर कोई ब्रिज नहीं बना था उसको क्रॉस करने के लिए। पथिकों को मतलब जो राही हैं चलने वाले को नाले में घुसकर आना पड़ता था, तो उसको क्रॉस करने के लिए नाले के बीच में से निकलना पड़ता था। खेल अभी बंद हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे, मतलब सांस ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए उस नाले के पास आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था, मतलब मड, और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर ना चढ़ सकती थी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहिए को हाथों से ढकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमज़ोर। तो वो अपनी गाड़ी को उस नाले में से निकालने की बड़ी कोशिश कर रहा था, पर उसके ऊपर जो उसने बोरियां लादी थी वो ज़्यादा थी और उसके बैल कमज़ोर थे, वीक थे। गाड़ी ऊपर को ना चढ़ती, और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। तो आप समझ सकते हैं कि चढ़ाई पर क्या हाल हो रहा होगा। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम ना लेती। बेचारा किसान इधर उधर निराश होकर ताकता ताकता मतलब इधर उधर देखता कि फॉर सम हेल्प, मगर वहाँ कोई सहायक नजर ना आता था। गाड़ी को अकेले छोड़कर वह कहीं जा भी नहीं सकता था। वह बड़ी विपत्ति में फंसा हुआ था, मतलब ही वॉज इन बिग ट्रबल, क्योंकि इतना अनाज था, छोड़कर जाएगा तो कोई चुरा लेगा, अब कोई हेल्प भी नहीं मिल रही थी। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए झूमते झामते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, मतलब डरा डरा सा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस ना हुआ, हिम्मत ना हुई कि उनसे हेल्प के लिए कहे।
खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से। मतलब उन्होंने देखकर भी अनदेखा कर लिया। बंद आंखों से देखने का मतलब देखा तो पर इग्नोर कर दिया। उनमें सहानुभूति का नाम तक ना था, कोई सिंपैथी ना थी। उनमें स्वार्थ था, मतलब वो सेल्फिश थे। मद था, मतलब मद क्या होता है? नशा। मतलब वो अपनी ही धुन में थे, उनको कोई अपना ही नशा था कि हम तो बड़े लोग हैं। मत्सर था, मत्सर यू कैन से क्रोध, जेलस। उदासीनता मतलब किसी की तरफ ध्यान नहीं देना। तो पर वात्सल्य का नाम भी ना था। वात्सल्य क्या होता है? लव, प्यार, प्रेम। उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य भी था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। तो उसी समूह में मतलब जो बाकी के जो प्लेयर्स थे वो तो उनकी तो ये बताया ना कि उनमें किसी को में कोई ऐसी फीलिंग नहीं थी कि दूसरों के लिए हेल्प की जाए या उनसे उनके प्रति प्यार रखा जाए। पर उसी ग्रुप में एक ऐसा भी था जिसके हृदय में दया थी और साहस भी था, मतलब हिम्मत भी थी। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ वह धीरे धीरे चला जा रहा था। अकस्मात मतलब अचानक उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। वह ठिठक गया, मतलब रुक गया। उसे किसान को देखते ही सब बात ज्ञात हो गई, मतलब समझ गया कि ये किस प्रॉब्लम में है। उसने हॉकी किनारे पर रख दी, कोट उतारा और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकलवा दूं? किसान ने देखा कि गठा हुआ बदन मीन्स यू कैन से स्ट्रॉन्ग बॉडी का एक लंबा आदमी सामने खड़ा है। डरकर बोला, हुजूर, आपसे कैसे कहूँ कि मैं हाउ कैन आई से कि आप मेरी हेल्प करें। युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो। साधो मतलब बैलों को नियंत्रित करो, मतलब उनको कंट्रोल में करो। मैं पहिए को ढकेलता हूँ, मतलब मैं उसको पुश करता हूँ। अभी गाड़ी नाले के ऊपर आ जाती है। किसान गाड़ी पर जाकर बैठा। युवक ने पहिए को जोर लगाकर खिसकाया। कीचड़ बहुत ज़्यादा था। वह घुटने तक ज़मीन में गड़ गया, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। उसने फिर जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिला, मतलब उनको भी सपोर्ट मिली। उनकी भी हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर लगाया। बस गाड़ी नाले के ऊपर थी, मतलब सबने अपना अपना जोर लगाया और गाड़ी बाहर आ गई। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, महाराज, आपने आज मुझे उबार लिया, मतलब बचा लिया, नहीं तो सारी रात यहीं बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, मतलब सीरियसली। नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। तो उसने ये बड़ी बात कह दी, नारायण मतलब भगवान चाहेंगे तो ये दीवान का पद आपको ही मिलेगा। तो युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा कि इसको कैसे पता कि हम सब कैंडिडेट्स हैं, तो इसलिए उसको शक हुआ कि ये कौन है, ये किसान कौन है। उसके मन में एक संदेह हुआ, मतलब डाउट हुआ, कहीं यह सुजान सिंह तो नहीं। आवाज़ मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही है, चेहरे से लुक्स वाइज भी वही दिख रहा है ये। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद वह उसके दिल के संदेह को भांप गया। तो किसान को भी समझ में आ गया कि इसको पता चल गया है कि मैं कौन हूँ। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। मतलब जैसे कि यदि हमने मोती पाने हैं, मतलब पर्ल्स या जेम्स ढूंढने हैं, तो गहरे पानी में बैठना मतलब समुद्र में काफ़ी डीप उतरना पड़ता है, तब हमें मोती मिलते हैं। तो कहने का भाव क्या कि यदि हमें कुछ कुछ बिग अचीवमेंट के लिए हमें मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है। निदान महीना पूरा हुआ। निदान महीना यू कैन से हियर जो उनकी परीक्षा का महीना। चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल से ही अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। बड़े बड़े एक्साइटेड थे, मतलब ये दिन काटना पहाड़ सा हो गया। तो उन्हें पहाड़ सा होना मतलब बहुत बेग, उनको लग रहा था कि दिन कट ही नहीं रहा आज का।
प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। मतलब होपफुल भी थे, होपलेस भी थे कि पता नहीं हमारी सिलेक्शन होगी कि नहीं होगी, नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, ना जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। लक्ष्मी यहाँ पर मतलब पैसे की, धन की, मतलब किसको ये पोस्ट मिलेगी। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस मतलब और धनाढ़ लोग, रईस ऑल्सो रिच पर्सन, तो धनाढ़ ऑल्सो धनी, राजा के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवार सब रंग बिरंगे सज धज बनाए दरबार में आ विराजे, मतलब प्रेजेंट हो गए। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। तब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कुछ कष्ट दिया हो उसके लिए क्षमा कीजिए। मुझे इस पद के लिए एक ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो, मतलब जो काइंड हो, और साथ ही साथ आत्मबल भी, मतलब स्ट्रेंथ भी हो उसके पास। हृदय वही है जो उदार हो, उदार मतलब काइंड हो, जेनरस हो। आत्मबल वही है जो विपत्ति का वीरता के साथ सामना करे, और इस रियासत के सौभाग्य से हमको ऐसा पुरुष मिल गया। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं, जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच ही नहीं। मैं मतलब बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इन गुणों से संपन्न हैं, और यदि हैं तो वो उच्च पोस्ट पर, बहुत हाई पोस्ट पर हैं, जहाँ तक हम पहुंच ही नहीं सकते। और हम लकी हैं कि हमें भी एक अपनी रियासत के लिए ऐसा एक इंसान मिल गया है। मैं रियासत को पंडित जानकी नाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। तो उस जो पर्सन, जो जेंटलमैन था जिसने की हेल्प की थी उस किसान की, तो उसका नाम क्या था, जानकी नाथ। तो रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने पंडित जानकी नाथ की तरफ देखा, और उम्मीदवारों के दल की आंखें भी उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था और इन आंखों में ईर्ष्या। उन आंखें मतलब जो कर्मचारियों की और रईसों की थी, उनकी आंखों में तो उस जानकी नाथ के लिए रिस्पेक्ट था, सत्कार था, और ईर्ष्या किनकी आंखों में थी, कैंडिडेट्स की आंखों में, मतलब जेलस फील कर रहे थे। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति ना होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होने पर भी, उसके पैर पर चोट लगी थी ना, तो जख्मी होने पर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ाए, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का निवास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी ना सताएगा, मतलब उनको कोई कष्ट नहीं पहुंचाएगा। उसका संकल्प दृढ़ है। संकल्प दृढ़ है मतलब उसका जो डिटर्मिनेशन है वो बड़ा फर्म है, मतलब वो फर्म डिटर्मिनेशन वाला है, जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। तो उसका डिटर्मिनेशन उसके चित्त मतलब माइंड को स्टेबल रखेगा, स्थिर मतलब स्टेबल रखेगा। वह चाहे स्वयं धोखा खा जाए, परंतु दया और धर्म के मार्ग से कभी ना हटेगा। तो बच्चों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में सफल होने के लिए अन्य गुणों के साथ साथ मनुष्य को नेक दिल भी होना चाहिए। तो अगली बार इस पाठ के प्रश्नोत्तर व अभ्यास कार्य करेंगे। तब तक अच्छी बातें सीखते रहें तथा सदा स्वस्थ व प्रसन्न रहें। गुड बाय।